कैसे हैं दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत अच्छा लाजवाब सेशन होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज का जो सेगमेंट होगा वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित होगा और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच सकते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों अगर आप आधुनिक भारत से संबंधित और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत देख सकते हैं। दोस्तों वल नए प्रश्न भी उपलब्ध हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। ऑप्शन है M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्रता के पहले भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था वो थे M.A. जिन्ना, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। ऑप्शन है पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। दूसरा है राजगोपालाचारी, सरदार पटेल। सी है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। डी है जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। दोस्तों सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग करने वाले दो व्यक्ति थे, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। तो ये ऑप्शन आपके सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। फटाफट से उत्तर दीजिए। इल्बर्ट विधेयक का संबंध या इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था। तो इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इल्बर्ट विधेयक के विवाद जिस वायसराय से संबंधित था तो ये थे लॉर्ड रिपन, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया। वांडीवास की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, बिदरास की लड़ाई, इनमें से कोई भी नहीं। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया। तो जिस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया था वो कौन सा है दोस्तों, वो है आपका वांडीवास की लड़ाई। तो ऑप्शन ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने अपने राज्य को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग की मदद मांगी? निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने अपने राज्य को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग से मदद मांगी थी? ऑप्शन है कूच बिहार के राजा, मुर्शिदाबाद के राजा, मुंगेर के राजा और खुलनाई के राजा। तो निम्नलिखित में से जिस रियासत के राजा ने अपने राज्य को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग की मदद मांगी थी वो थे कूच बिहार के राजा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का पहला शिकार निम्नलिखित में से कौन था? बाजीराव द्वितीय, नाना साहेब, हैदर अली और तात्या टोपे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का पहला शिकार कौन था? बाजीराव द्वितीय, नाना साहेब, हैदर अली और तात्या टोपे। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का जो पहला शिकार थे वो थे नाना साहेब, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? सआदत अली खान, वाजिद अली शाह, अहमद अली शाह और मुअज्जम शाह। तो फटाफट से प्यारे दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों अगर बात की जाए अवध के अंतिम नवाब की, तो जो अवध का अंतिम नवाब थे वो कौन थे, यही आपको उत्तर देना है। तो वो थे वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जेनेटू कानूनों का एक कोड है जो कि 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानूनों के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पुस्तक का स्रोत क्या था? जेनेटू कानूनों का एक कोड 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानूनों के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पुस्तक का स्रोत था मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, विवाद भंगड़ाव, नीति शतक। क्या था? मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, विवाद भंगड़ाव, नीति शतक। फटाफट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि जेनेटू कानूनों का एक कोड 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानूनों के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो इस पुस्तक का स्रोत था तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा विवाद भंगड़ाव। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फ़कीर विद्रोह का नेता था? करम शाह, अजनुम शाह, सैयद अहमद, भगत जवाहर। निम्नलिखित में से फ़कीर विद्रोह का नेता कौन था? फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से फ़कीर विद्रोह का नेता कौन था? तो प्यारे दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा कि फ़कीर विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? तो मजनू शाह था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही दोस्तों? चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? भारतीय उत्पादों पर भारी कराधान, एनफील्ड राइफलों की शुरुआत, अवध का विलय, गरीब किसानों और कारीगरों को प्रभावित करने वाले पारंपरिक हस्तशिल्प का विध्वंस। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट में जितने भी MCQ क्वेश्चन या जितने भी टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो UPSC हो, UPPSC हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो दोस्तों वो क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो था इनफील्ड राइफलों की शुरुआत। तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1843 में जब भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1843 की बात की जा रही है कि 1843 में जब भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज ईडन, हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलेनब्रो। 1843 में भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 1843 में भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यही आपको उत्तर देना है। तो ये होगा लॉर्ड एलेनब्रो। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड इल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? पहले दोस्तों अगर बात की जाए कि स्थानीय सुशासन का जनक जिस वायसराय को माना जाता है वो वायसराय कौन है, तो वो वायसराय हैं प्यारे दोस्तों लॉर्ड रिपन। कौन से हैं? लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। दोस्तों शायद ये प्रश्न पहले भी डिस्कशन हो चुका है पर कोई बात नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों जिस वायसराय के शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था वो थे लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि तीसरा एंग्लो बर्मी, माफ़ कीजिएगा ये वर्मा युद्ध होना चाहिए। तीसरा अंगल वर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान लड़ा गया था? तीसरा अंगल वर्मा युद्ध या एंग्लो वर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किसके वायसराय के दौरान लड़ा गया था? यानी कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल के दौरान तीसरा एंग्लो वर्मा युद्ध लड़ा गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड रिपन। दोस्तों फटाफट से उत्तर देते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जिस वायसराय के दौरान तीसरा एंगल वर्मा युद्ध लड़ा गया था वो थे लॉर्ड डफरिन, क्योंकि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट में उत्तर करके बताइएगा कि तीसरा एंगल वर्मा युद्ध कब लड़ा गया था, यानी आपको वर्ष बताना है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, भोपाल। फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। उत्तर देते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, भोपाल। तो जिस रियासत में जो रियासत भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी वो कौन थी। तो वो थी प्यारे दोस्तों भोपाल। कौन सी थी। भोपाल जो है वो अंतिम रियासत थी जो भारत में विलय करने वाली थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि डी पे भोपाल दिया हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के वायसराय के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लॉर्ड लिनलिथगो ने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य किया था। भारत के वायसराय के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लॉर्ड लिनलिथगो ने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य किया था। ऑप्शन है भारतीय कृषि पर शाही आयोग के अध्यक्ष के रूप में, भारतीय संवैधानिक सुधारों के संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रारूपण के सहायक के रूप में, या ऊपर के सभी। तो भारत के वायसराय के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लॉर्ड लिनलिथगो ने किस पद पर कार्य किया था। दोस्तों भारत के वायसराय के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लॉर्ड लिनलिथगो ने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य किया था, उसका उत्तर देना है। तो उसका उत्तर होगा ये सभी पदों पर। भारतीय कृषि पर शाही आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, भारतीय संवैधानिक सुधारों की संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रारूपण के सहायक के रूप में भी कार्य किया था, और ऊपर के सभी। तो ये ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं। एस.एन. जोशी, पी.सी. जोशी, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे। एस.एन. जोशी, पी.सी. जोशी, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा वी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दीपू जी राणा, सुरेंद्र साई, मूल बगल स्वामी, कदम सिंह। क्या है। दीपू जी राणा, सुरेंद्र साई, मूल बगल स्वामी, कदम सिंह। तो निम्नलिखित नेताओं में से किसने गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसका आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों जिस नेता ने गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो थे दीपू जी राणा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों की स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय के लिए किसने एकजुट किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, भीम रामजी अम्बेडकर। स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय के लिए किसने एकजुट किया था। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता के पहले रियासतों को भारत में विलय के लिए किसने एकजुट किया था। दोस्तों स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय के लिए जिसने एकजुट किया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की अगला प्रश्न दोस्तों कि जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तो वायसराय कौन था। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड
कॉर्नवालिस। जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन था? तो दोस्तों जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तो वायसराय जो थे वो कौन थे? तो वो थे प्यारे दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि जूनागढ़ रियासत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में शामिल हो गया था, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था या स्वतंत्र रहना चाहता था, आज़ादी के तुरंत बाद या पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो जूनागढ़ रियासत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जूनागढ़ की बात करें और इसकी रियासत की बात करें तो जूनागढ़ जो रियासत था उसके कथन में, उसके विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन जो सही है दोस्तों वो है पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था जूनागढ़ रियासत। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि आज़ादी के समय संयुक्त भारत में कितनी रियासतें थीं? 365, 456, 565, 652। आज़ादी के समय संयुक्त भारत में कितनी रियासतें थीं? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए आज़ादी के समय संयुक्त भारत में कितनी रियासतें थीं तो ये रियासतें थीं 565। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय धरती पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाला पहला प्रावधान अंग्रेजों द्वारा किया गया था? 1661, 1726, 1733, 1757। बस में आ रही है। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय धरती पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाला पहला प्रावधान अंग्रेजों द्वारा किया गया था? तो ये 1661 में किया गया था दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं दोस्तों कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम ने मान्यता दी थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1858, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली जिस अधिनियम ने मान्यता दी थी वो कौन सी मान्यता है? वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों महिलाओं को वोट देने का अधिकार जिस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों अगले सेशन में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।